नमस्कार बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहे थे एंड आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जो चीजें पढ़ी उनको आप रिवाइज करके आए होंगे। चलिए एक दो बातें और देखते हैं जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा मेरी बात समझो। मान लो आपने लिखा था ए गोज टू बी विद अ रेट कांस्टेंट के। अगर ये जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स फॉलो करता है विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आपने क्या बोला था बेटा? ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी बोला था आपने। आपने कहा था कि टी हाफ की वैल्यू कितनी आएगी? ए नॉट बाई टू के। ये सारी बातें हमने लास्ट लेक्चर में देखी ही है, ठीक है ना? मान लो अगर मेरे पास रिएक्शन कुछ इस तरह से रहे बेटा, लेट अस सपोज एम ए गोज टू बी, लेट द रिएक्शन फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू ए। हालांकि इस बार ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है बेटा? एम है, ठीक है ना? ऑफ कोर्स जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की ही बात हो रही है। लेकिन इस बार यहां पर रिएक्टेंट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ लगा है, मान लो एम लगा है। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंजेस होंगे। तो मान लो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं बेटा, तो आप क्या लिखते? -1/m dAt by dt is equals to 1/1 dBt by dt is equals to concentration of k into at पावर 0। लिखते कि नहीं बताओ? ठीक है ना? और जरा ध्यान देखो, जरा ध्यान से देखो इसको और इसको। at पावर 0 कितना आता? 1 ही आता। और आई कैन राइट -1/m dAt by dt is equals to k, और -dat is equals to mkdt। देखो बिल्कुल पिछली बार की तरह क्वेश्चन बन रहा है, बस k के आगे क्या आ गया है? m आ गया है। अब आइए इसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन प्रॉपर लिमिट्स। जब आप लिमिट्स लगाओगे तो लिमिट्स आई थिंक आप ये लास्ट लेक्चर से आप देख ही रहे हो। टाइम t बराबर 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या था? ए नॉट था। टाइम t बराबर t पे क्या हो गया? at हो गया। और इंटीग्रेटिंग एंड पुटिंग द लिमिट्स क्या मिलेगा आपको? ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल टू क्या? एम के टी। और ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी। देखो बस अंतर कहाँ पे आया? बस अंतर एक जगह आया। पिछली बार के टी था, इस बार क्या आ गया? एम के टी। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है? आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एम से मल्टीप्लाई करना है, बाकी और कोई भी चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे के क्या था? यहाँ पे के रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन था। इसी तरह मान लो आप इसका टी हाफ निकालोगे, तो टी हाफ क्या हो जाएगा? एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, ए टी बराबर क्या हो जाएगा? ए नॉट बाई टू। जरा वैल्यू रखो। और ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी हाफ। और आई कैन राइट टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू एम के। आप देख रहे हो जहां जहां भी के था वहां पे एम से प्रोडक्ट हो गया कि नहीं बताओ? और इनफैक्ट इस पे सवाल पूछा गया है आपका जेई 2019 में। मैं लिख देता हूं। अच्छा आप एक बात जरा और समझो, ये जो के है यहाँ पे, के तो रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन है। याद करो मैंने आपको बताया था कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन के बराबर क्या होगा? के ए बाई ए, वेयर ए स्मॉल ए इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए, के बी बाई बी, वेयर स्मॉल बी इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। और के ए एंड के बी क्या था? रेट कांस्टेंट ऑफ ए एंड बी। याद आ रही है मेरी बात? और I can write this as AT is equals to A naught minus KAT. Very, very important. और T half is equals to A naught by 2KA. तो जब भी क्वेश्चन में आपको रेट कांस्टेंट दिया रहे, आप एक बार पता कर लेना, ध्यान से देखना कि वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दी है कि रेट कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दी है। अगर रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दी है तब तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करोगे,
अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसका मतलब जैसे मान लो मैंने आपको कोई रिएक्शन दी, एग्जांपल से आप समझो। मैंने आपको दिया 3a goes to b, देयरफॉर क्या लिखोगे इसके लिए? at बराबर a नॉट माइनस क्या आ जाएगा? 3kt इज इक्वल टू, अच्छा रेट कांस्टेंट k है रिएक्शन का और ka रेट कांस्टेंट है a का, a नॉट माइनस के a डॉट t, और t हाफ क्या लिखोगे आप? a नॉट बाई 2 इंटू 3k इज इक्वल टू a नॉट बाई 2 इंटू के ए। ये सारी बातें समझनी है। टी लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? टी लाइफ टाइम आपका हो जाएगा ए नॉट बाई के आता है ना, तो ए नॉट बाई 3k और ए नॉट बाई के ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर। चलिए फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला एक और इंपॉर्टेंट चीज आइए देखते हैं, जरा मेरी बात को आप समझना। अभी तक आपने जैसे मान लो जो भी आपने रिएक्शन देखी, आपने लिखा मान लो ए गोस टू बी, रेट कांस्टेंट के। यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट था, सिर्फ एक रिएक्टेंट था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आप जितनी देर में ए आधा कंज्यूम होगा वो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होगा। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन आपने क्या बोली? द टाइम इन विच द रिएक्टेंट इज 50% कंज्यूम्ड, है ना? तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन is equals to half life of reactant if the reaction involves single reactant। ठीक है। लेकिन मान लो कोई रिएक्शन ऐसे आए जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट है, a प्लस 2b गोज टू प्रोडक्ट, ठीक है ना? लेट द रिएक्शन बी ऑफ जीरो ऑर्डर की बात कर ले। अब देखो, अब बेटा इसमें दो तरह के रिएक्टेंट हैं, एक रिएक्टेंट है आपका ए और दूसरा रिएक्टेंट आपका क्या है? बी। अब आप एक बात समझो, अगर मुझे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिफाइन करनी है, समझो मान लो हाँ सब समझो, मान लो मैंने ए का लिया टी हाफ, मान लो ए का टी हाफ है 10 मिनट और बी का टी हाफ है मान लो 15 मिनट। इसका मतलब जितने देर में ए आधा होगा क्या उतने देर में बी आधा होगा? नहीं। मतलब 10 मिनट हाफ लाइफ ऑफ ए तो होगा लेकिन हाफ लाइफ ऑफ बी वो नहीं होगा। मतलब हम हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं कि रिएक्शन की हाफ लाइफ 10 मिनट है। सिमिलरली 15 मिनट में बी तो आधा हो जाएगा लेकिन क्या ए आधा होगा? नहीं। तो 15 मिनट हाफ लाइफ ऑफ बी तो है लेकिन ना तो वो हाफ लाइफ ऑफ ए है ना तो वो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बेटा वो टाइम होगा जिसमें ए भी आधा कंज्यूम हो जाए, बी भी आधा कंज्यूम हो जाए और रिएक्शन, आप तब क्या बोलोगे कि रिएक्शन आधी पूरी हो चुकी है। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। मैं लिखता हूं क्या? फॉर रिएक्शन containing two reactants, half-life of reaction is defined only when T half of A should be equal to T half of B, और इसी को आप क्या बोल दोगे? T half of reaction। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। जिस रिएक्शन में एक से ज्यादा रिएक्टेंट होगा उस रिएक्शन का हाफ लाइफ तभी डिफाइन होगा जब हाफ लाइफ ऑफ ए और हाफ लाइफ ऑफ बी दोनों ही बराबर हो, और उसी हाफ लाइफ को आप क्या बोलोगे? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखते हैं हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन। आइए समझते हैं। टी हाफ ऑफ ए आप क्या लिखते हैं बेटा? आप लिखते ए नॉट बाई 2k। टी हाफ ऑफ बी आप क्या लिखते बेटा? बी नॉट बाई 2 इंटू 2 के लिखते कि नहीं बताओ?
अगर टी हाफ ऑफ ए और टी हाफ ऑफ बी इक्वल करना है, for t half of A is equals to t half of B, I can write A naught by 2k is equals to B naught by 2 into 2k. 2 से 2 गया, k से k गया, और क्या लिखोगे? A naught by B naught is equals to 1 into 2. इसका मतलब रिएक्टेंट का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो है, क्या वो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में आएगा कि नहीं, बताओ? ये बात समझ में आ रही है? बताइए। तो इस तरह के केसेस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के केसेस में जिनमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसमें हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन तभी डिफाइन होगा जब हाफ लाइफ ऑफ ए इज इक्वल टू हाफ लाइफ ऑफ बी, और उसी को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। और वो कब पॉसिबल होगा? वो तभी पॉसिबल होगा जब आपने रिएक्टेंट के इनिशियल कंसेंट्रेशन को उनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में लिया है। बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट। क्या? for a reaction containing two or more reactant, comma, half life of reaction is defined only when the half life of all the reactants are same, and that half life is said to be the half life of reaction. That is, T half of A is equals to T half of B is equals to T half of reaction. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? In fact, the above condition is possible only when the above condition is possible only when the reactants are taken, या फिर ऐसे लिखो, the above condition is possible, मैं लिखवाता हूं फिर से, the above condition is possible only when the initial concentration of reactant is in their molar stoichiometric ratio. एंड इनफैक्ट ये जो आप बातें लिख रहे हो बेटा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही नहीं, दिस होल्ड्स ट्रू फॉर एवरी ऑर्डर रिएक्शन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. The above statement holds true for any order reaction. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया. इसको प्लीज आप लोग ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज मेंस एंड एडवांस पॉइंट इज कंसर्न्ड. ठीक है, चलिए. तो ये तो मैंने थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट लिखवाया आपको जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का. नाउ लेट अस डू सम क्वेश्चंस ऑन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स. तो आइए मैं क्वेश्चन लिखता हूं. 3A goes to 2B plus 4C. The reaction follows zero order kinetics with respect to A. Initial concentration of A is 20 molar. Concentration of B after 20 seconds is
12 मोलर। फाइंड पहला टी हाफ एंड टी लाइफ टाइम, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर 20 सेकेंड। आइए करते हैं। क्या कह रहा है कि ये रिएक्शन दी है 3A goes to 2B plus 4C। समझना मेरी बात। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 20 मोलर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। टाइम t बराबर t पे अगर 20 में से ये 3x गया तो ये कितना बनेगा 2x, और ये कितना बनेगा 4x। इनफैक्ट टाइम t बराबर 20 सेकेंड बाद, टाइम t बराबर 20 सेकेंड बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b कितना दिया है 12 मोलर, ये 12 है। इसका मतलब क्या हुआ, 2x की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई, x बराबर कितना हो गया 6। और अगर x बराबर 6 हुआ बेटा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C कितना हो गया आफ्टर 20 सेकेंड, 4 इंटू 6 24, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना बच जाएगा आफ्टर 20 सेकेंड, 20 माइनस 3 इंटू 6 विच इज 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A कितना बचा 2 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B 12 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C 24 मोलर। इजी। अब आपसे क्या कह रहा है, अब मुझसे ये कह रहा है कि आपको टी हाफ निकालना है और टी लाइफ टाइम भी निकालना है। अगेन इजी। सर टी हाफ कैसे हम निकालेंगे समझो। टी हाफ आप क्या लिखते हो, टी हाफ आप लिखते हो ए नॉट बाई 2 इंटू एम के। बेटर होगा कि आप ऐसे याद रखो, एम तो हमेशा ही रखो। अब मेरे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो है ए का, 2 तो 2 ही होता है, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 हो जाएगी। तो मेन चीज क्या है के निकालना। अब आइए के निकाल लेते हैं। के कैसे निकालोगे, ए टी बराबर ए नॉट माइनस एम के टी। तो 20 सेकेंड बाद ए कितना हो गया 2 हो गया, इनिशियल कितना था 20 था, माइनस एम कितना है 3 है, के नहीं पता, टी है 20 सेकेंड। तो इधर भेजो 18 इज इक्वल टू 20 इंटू 3k, therefore k बराबर 18/60 which is equals to 3 से कैंसिल करो उसको, 6/20। ठीक है ना, 6/20। ठीक है, के की वैल्यू कितनी आई 6/20 आई। ठीक है, चलिए फिर, या फिर और सिंप्लीफाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा 3/10। ठीक है, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट कितना दिया है 20 मोलर बाई 2 इंटू एम कितना था 3 था, इंटू कितना 3/10। सॉल्व करो, ये आ गया 10, ऊपर चला जाएगा ये 10, 100/9 सेकेंड इज द टी। ठीक है ना, इजी। कैलकुलेशन वाला पार्ट है, आप एक बार चेक कर लेना। एंड ऑफ कोर्स टी लाइफ टाइम कितना हो जाएगा बेटा 2 इंटू टी हाफ, 2 इंटू 100/9 कितना हो गया 200/9 सेकेंड्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बताइए, श्योर, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं। अगला क्वेश्चन लिखो। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया on tungsten plate follows zero order kinetics। ठीक है, रिएक्शन दिया है, when the initial pressure of ammonia is 380 torr, then T half is equals to 5 minute। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट
the total pressure developed in the container after 1 minute when reaction is started with an initial pressure of 190 torr। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग क्वेश्चन आराम से लिखो, पॉज करो, क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो, टाइम दो, सॉल्व हो जाता है। उसके बाद आप वीडियो को अनपॉज करके देखा करो अगर नहीं हुआ तो, ठीक है, टू मैच योर आंसर। लेकिन पहले आप खुद से ट्राई किया करो। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया है और ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। जब इनिशियल प्रेशर 380 टॉर है तब टी हाफ 5 मिनट था। अब कह रहा है कि जब इनिशियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 190 टॉर होगा तो बताओ कंटेनर में 1 मिनट बाद कितना प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है ना। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहली बात तो आपसे ये कह रहा है कि जो टी हाफ है वो कितना दिया था, 5 मिनट दिया था। कब दिया था, जब इनिशियल प्रेशर या बोलो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना था, 380 टॉर। टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई 2 × 2k, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टैइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। ठीक है ना। लिखता हूँ क्या, 380 बाई 2 × 2k, therefore k is equals to 380 by 4 × 5, 380 by 20, it is 19। ठीक है ना, इन 90, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 19 आ गई। ठीक है। अब मुझसे क्या कह रहा है, अब मुझसे ये कह रहा है कि बताओ जब इनिशियल प्रेशर हमने 190 टॉर लिया होगा तब बताओ 1 मिनट बाद सिस्टम में प्रेशर कितना डेवलप होगा। अच्छा जी, चलिए आइए ट्राई करते हैं। रिएक्शन है 2 अमोनिया गैस goes to N2 गैस plus 3H2 गैस। अच्छा, आपने जीरो ऑर्डर में देखा ही है कि टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल पार्शियल प्रेशर। तो जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 380 टॉर था तब टी हाफ 19 मिनट आया। तो जब इनिशियल प्रेशर में 190 टॉर ले लूं तो टी हाफ कितना आएगा, टी हाफ आ जाएगा 19/2। तो इस केस में टी हाफ कितना आएगा, 19/2 आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो टाइम टी बराबर 0 पर ये 190, ये 0, ये 0। टाइम टी बराबर टी पर, मान लो टाइम टी बराबर 1 मिनट बाद 190 माइनस 2p, और ये क्या हो जाएगा p, और ये क्या हो जाएगा 3p। ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है टोटल प्रेशर डेवलप इन द कंटेनर आफ्टर 1 मिनट। ठीक है। तो देखिए, ये आपका हो गया 80, ये हो गया ए नॉट। तो आप लिखते हो 80 बराबर ए नॉट माइनस एम के टी, और 190 माइनस 2p इज इक्वल टू 190 माइनस 2 इंटू के। कितना आया था जरा देखो तो, के आया था, आई एम सॉरी, टी हाफ यहाँ पे 5 मिनट आया था ना बेटा, सॉरी, टी हाफ अगर 5 मिनट आया था तो ये टी हाफ कितना आ जाएगा, 5/2, आई एम सॉरी, 5/2 आएगा इसके लिए। ठीक है। माइनस 2 इंटू के की वैल्यू 19, इसके लिए टी हाफ कितना है, 5/, टी हाफ नहीं, 1 मिनट बाद है ना, 1। तो 190 माइनस 2p इज इक्वल टू 190 माइनस 38। 190 से 190 गया, p बराबर कितना आ गया, 19 आ गया। p बराबर 19 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो एक मिनट,
हाँ, थैंक यू। सो टोटल प्रेशर आफ्टर 1 मिनट कितना हो जाएगा बेटा? प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस प्रेशर ऑफ N2 प्लस प्रेशर ऑफ H2, तो जोड़ो तो 190 माइनस 2p प्लस p प्लस 3p, 190 प्लस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 190 प्लस 38, 228 शुड बी द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से बता देता हूं मैंने क्या किया। सबसे पहले तो इनिशियल प्रेशर कितना दिया था? 380 टॉर, उस पे टी हाफ दिया था 5 मिनट, उससे मैंने निकाल लिया के आया 90। ऑफ कोर्स यूनिट देख लेना आप, ठीक है ना। फिर 190 टॉर अगर इनिशियल प्रेशर रहेगा तब टी हाफ कितना हो जाएगा? तब तो टी हाफ हो जाएगा आपका कितना? 5/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो फिर मैंने क्या किया, 1 मिनट बाद अमोनिया का प्रेशर कितना हो जाएगा? 190 माइनस 2p, N2 का p और H2 का 3p। उसमें मैंने क्या लगाया? मैंने लगाया KT बराबर A नॉट माइनस MKT। वहां से मैंने क्या निकाल लिया? वहां से देखो मैंने निकाल लिया P की वैल्यू, और उसके बाद मैंने टोटल प्रेशर में लिख के डाल दिया, ठीक है। चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।